स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं किसी फ्लूइड के दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। ये दोनों प्रॉपर्टी क्या होता है और इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, इसको डिफाइन कैसे करते हैं रियल लाइफ में, इससे हम क्या समझेंगे, इसका क्या एप्लीकेशन होगा रियल लाइफ में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी किसी फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है जो ये बताता है कि किसी फ्लूइड का अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, या फिर किसी फ्लूइड का आप प्रेशर चेंज करोगे तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर and with respect to pressure will be given by two important property of the fluid, and they are called as volume expansivity and isothermal compressibility। तो चलो अब एक एक करके समझते हैं कि वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, और मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इनके एप्लीकेशंस क्या क्या है, रियल लाइफ में हम क्या समझ सकते हैं इससे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी आया कहां से। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है। आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट का जो वीडियो है वो आप देख लीजिए, अगर आप देख लीजिएगा अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट बहुत सिंपल चीज है कि किसी भी फंक्शन में अगर आपका तीनों आ जाए, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक साथ, तो हम उसको इक्वेशन ऑफ स्टेट करते हैं। मतलब एनी फंक्शनल रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड विल बी कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। और सबसे सिंपल इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है वो है आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट का सिंपल फंक्शन होता है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में अगर कोई भी रिलेशनशिप है तो उसको इक्वेशन ऑफ स्टेट कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप वॉल्यूम को भी टेम्परेचर और प्रेशर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास तीनों वेरिएबल्स एक साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वॉल्यूम को टेम्परेचर और प्रेशर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, आप लिखो dv। तो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव अगर आपको याद होगा तो आप लिखोगे डो v बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर dt प्लस डो v बाई डो p एट कांस्टेंट टेम्परेचर dp। इसमें क्या है कि मान लो आपके पास कोई फंक्शन है जिसको आप x और y के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो होता है डो f बाई डो x। पहले के रिस्पेक्ट में करो, y को कांस्टेंट रखो, और फिर दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और फिर दूसरे को आप कांस्टेंट रखो। तो इसी तरह से लिखते हैं, तो उसी फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। अब यहां पे आप ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, डो v बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब ये बताता है आपको कि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। और जो दूसरा प्रॉपर्टी है, दूसरा टर्म है, वो है dv बाई dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब ये बताता है आपको कि आप अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो तो वॉल्यूम प्रेशर के साथ कैसे चेंज होगा, कैसे वेरी करेगा। तो यही जो कॉन्सेप्ट है, यही जो चीज है, वो दोनों प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है। तो हम एक एक करके समझते हैं। तो उसको समझने के लिए आप क्या करो कि इस पूरे इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दो थ्रू आउट। सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड आपका हो जाएगा dv बाई v, और इस तरफ हो जाएगा आपका 1 बाई v डो v बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर dt प्लस डो v बाई डो p एट कांस्टेंट टेम्परेचर dp। बहुत सिंपल, हमने क्या करा, वॉल्यूम से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। अब आप एक एक करके देखो, ये जो पहला टर्म है
यहां से लेके यहां तक, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी और उसको डिनोट करते हैं बीटा से। वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे ये है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसको हमने v से डिवाइड कर दिया है इनिशियल वॉल्यूम से, तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी। वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी और उसको डिनोट करते हैं आपको बीटा से, वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी, और उसको डिनोट करते हैं बीटा से, और ये होता है 1/v डो v बाई डो t एट कांस्टेंट प्रेशर। और जो दूसरा टर्म है, जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो इसको हम कहते हैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। आइसोथर्मल क्यों? क्योंकि हमने टेम्परेचर को यहां पे कांस्टेंट रख के इसको डिफाइन किया है, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। तो ये लिख देते हैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, और इसको डिनोट करते हैं कापा से, स्मॉल के से, चाहे आप किसी किसी बुक में कैपिटल के भी देखोगे, तो किससे डिनोट करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफाइन कैसे होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी होता है 1/v डो v बाई डो p एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और यहां पे निगेटिव साइन लग जाता है। अब आप पूछोगे कि सर यहाँ पे पॉजिटिव रहा, यहाँ पे निगेटिव साइन क्यों लग गया? क्योंकि कारण ये है कि यहाँ पे आप देखो कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी साथ में बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इसीलिए टेम्परेचर और वॉल्यूम में डायरेक्ट रिलेशन है। इस कारण से ये जो वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी है वो पॉजिटिव होता है। यहां पर देखो कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर आप गैस को प्रेशराइज करोगे या लिक्विड को भी कंप्रेस करोगे, मतलब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। इसीलिए क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर में जो है वो एक के बढ़ने से दूसरा घटता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रेशियो है dv/dp ये निगेटिव होगा। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी है तो उसको हम जनरली चाहते हैं कि उसका वैल्यू पॉजिटिव रहे, तो उसको निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो दोनों है, वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, ये दोनों जो है वो किसी भी फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर फ्लूइड का वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी का वैल्यू अलग अलग होगा। प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो उस फ्लूइड के लिए डिफाइन होता है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी का। और सिंपल इसको समझने के लिए ये है कि पहला बताता है आपको कि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम कैसे चेंज होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, और दूसरा बताता है आपको कि प्रेशर के साथ वॉल्यूम कैसे चेंज होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब आप पूछोगे कि ये सब जो हमने पढ़ा, दो प्रॉपर्टी हमने डिफाइन किया, उसका एप्लीकेशन क्या है, रियल लाइफ में हम क्या समझ सकते हैं? तो एप्लीकेशन इनफाइनाइट है। मैं आपको बहुत कॉमन एप्लीकेशन बताऊंगा जो आपको फील कराएगा। पहले हम वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी की बात कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि टाइम के साथ क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर ऑफ environment is increasing continuously, और आपको पता होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो जो सी है, ओशियन, उसका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर के धीरे धीरे बढ़ने से ये वॉल्यूम जो है वाटर का या लिक्विड का सी में, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जब वो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उस कारण से क्या हो रहा है कि जो कोस्टल एरिया है उसमें धीरे धीरे वहां पे वाटर का लेवल बढ़ रहा है, तो वो धीरे धीरे पानी के अंदर जा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आफ्टर 40-50 ईयर कोस्टल, अगर इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहा तो कोस्टल एरिया में जो लो लाइंग एरिया है, जहाँ जो समुद्र से बहुत नजदीक है या फिर उसके लेवल के बहुत कम हाइट पे है, तो वो सब पानी में डूब जाएंगे।
तो आपको वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी वहां पे ये बताता है कि किस रेट से, अगर मान लो आपको पता है कि इस रेट से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो ओशियन का लेवल किस रेट से बढ़ेगा, उसमें पानी का वॉल्यूम कितना रेट से बढ़ेगा। तो ये आपको वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी बता सकता है कि कितने टाइम के बाद, अगर कितने टाइम के बाद कौन कौन से एरिया जो है वो पानी के अंदर डूब जाएंगे अगर ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर इन्वायरमेंट का इसी रेट से बढ़ता रहा। तो ये हो गया वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी का एक एप्लीकेशन। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, चाहे आप पावर प्लांट की बात कर ले जहां पे हम लिक्विड को और स्टीम को दोनों को एक साथ हैंडल करते हैं। किसी इवोपरेटर में, जैसे मान लो कि जहां पे इवोपरेटर में क्या होता है, वहां पे हमेशा क्या होता है, मतलब पावर प्लांट की बात कर रहा हूं, तो वहां पे क्या होता है कि वाटर पहले स्टीम में कन्वर्ट होता है और फिर कंडेंसर में स्टीम से आप वाटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इस जगह पे भी क्या होता है कि मान लो अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर के चेंज होने से उस स्टीम का या फिर उस वाटर का वॉल्यूम कितना चेंज करेगा और उसी के अकॉर्डिंग आप डिजाइन करोगे। सेम थिंग आपका है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी का भी, कि अगर मान लो कि कहीं पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब आइसोथर्मल ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन प्रेशर को वेरी करके आप क्या कर रहे हो कि सिस्टम में कोई चेंज ला रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, तो उस समय उसके डिजाइन के लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जब आप प्रेशर को चेंज करोगे तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहीं भी जहां भी आप गैस को हैंडल कर रहे हो। जैसे मान लो कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आप क्या करते हो, मान लो कि कोई कांस्टेंट टेम्परेचर ऑपरेशन कर रहे हो, राइट, तो आपको पता चलेगा कि अगर प्रेशर इतना बढ़ गया तो वॉल्यूम में कितना डिफरेंस आएगा, वॉल्यूम कितना चेंज होगा। तो चाहे रेफ्रिजरेशन की बात कर लो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हीट इंजन की बात कर लो, जो भी डिजाइन होता है किसी भी इंजन का या रेफ्रिजरेटर का या फिर पावर प्लांट का, वहां पे ये सारे फैक्टर्स, वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिएक्शन इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जहां पे रिएक्शन का वॉल्यूम या फिर मास जो होता है वहां पे प्रेशर और टेम्परेचर उससे इफेक्टेड होता है। तो उस समय भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी का वैल्यू कितना है उस पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए, जिसके बेसिस पे आप उस डिजाइन को कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। अब जो है हम क्या करने वाले हैं, इस वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी बीटा और कापा को यूज करके हम एक इक्वेशन ऑफ स्टेट को डिराइव करने वाले हैं जो किसी भी फ्लूइड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम उसको लिक्विड के लिए ज्यादा अप्लाई करते हैं, क्योंकि गैस के लिए बहुत सारे इक्वेशन ऑफ स्टेट हैं, चाहे आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट कह लो, चाहे क्यूबिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, बहुत सारे हैं, बट लिक्विड के लिए हम इस इक्वेशन ऑफ स्टेट जो हम ड्राइव करने वाले हैं उसको यूज करेंगे। तो ये है आपका मान लो इक्वेशन नंबर 2, और हमने कह दिया कि ये जो रेशियो है पहला वाला वो हो गया बीटा, और ये जो है आपका वो हो गया आपका कपा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इक्वेशन नंबर 2 को फिर से इस तरह से लिख सकते हो कि dV बाई V इक्वल टू बीटा dt माइनस कापा dP। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट। अगर आपको बीटा और कापा पता हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा। आप अगर इसको लिखना चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो कि वॉल्यूम को ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा dV इक्वल टू बीटा V dt माइनस कापा V dP। तो ये भी इक्वेशन हो गया। तो अगर आप ये जानना चाहो कि मान लो कि किसी फ्लूइड का प्रेशर और टेम्परेचर एक साथ चेंज कर रहे हैं, दोनों एक साथ, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, तो उसके लिए आप क्या करो कि आप इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, प्रेशर P1 से P2 वेरी कर गया और टेम्परेचर भी साथ में वेरी कर गया T1 से T2 तक, तो आपको जानना है कि वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। तो इसके लिए आप क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, dV बाई V इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2, और इस तरफ हो जाएगा बीटा dt इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2, और ये हो जाएगा कापा dP इंटीग्रेशन फ्रॉम P1 टू P2। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल प्रेशर है तो P1 से P2 कर दिए, यहाँ पे वेरिएबल टेम्परेचर है तो T1 से T2 कर दिए, और यहाँ वेरिएबल वॉल्यूम है तो V1 से V2 कर दिए। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln V2 बाई V1, ln
ln V2 by V1। और अगर मान लो कि बीटा कांस्टेंट है, टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, तो अगर बीटा को बाहर कर दोगे तो हो जाएगा बीटा, और dt का हो जाएगा T2 माइनस T1। और यहां हो जाएगा कापा इंटू P2 माइनस P1। तो ये भी हो गया आपका। अगर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एक साथ वेरी कर रहा है तो वॉल्यूम कितना चेंज आएगा और कैसे चेंज आएगा वो आप निकाल सकते हैं। मान लो कि आपको ये दे दिया कि प्रेशर हमने 10% बढ़ा दिया, टेम्परेचर हमने 20% बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम में कितना परसेंट चेंज आएगा, तो आप आराम से इस इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते हैं किसी भी फ्लूइड का। तो इस इक्वेशन ऑफ स्टेट को कभी कभी किसी बुक में दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर लिक्विड्स, लेकिन जरूरी नहीं है, इसको आप वेपर के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब जो है एक चीज और आप कर सकते हैं, आप इक्वेशन नंबर इसको आप 3 कह दीजिए, ये वाला जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन 3 कह दीजिए। और इक्वेशन नंबर 3 में आप क्या करो, मानो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मान लो कि टोटल वॉल्यूम जो है आप उस फ्लूइड का कांस्टेंट रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 में क्या हो जाएगा, dv 0 हो जाएगा, dv जो है वो 0 हो जाएगा। सो इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो dv क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब dv बाई v जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 इक्वल टू क्या होगा, बीटा dt माइनस कापा dp, जहां पे वॉल्यूम जो है आपका वो है कांस्टेंट। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, dp बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यों लिखा हमने कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि हमने माना है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस कारण से dv 0 हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा बाई कापा। तो किसी भी फ्लूइड का अगर मान लीजिए आपको ये पता करना हो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर, मतलब वॉल्यूम हम बदल नहीं रहे हैं, टेम्परेचर को चेंज करने से प्रेशर में कितना बदलाव आएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, मतलब वॉल्यूम को एकदम फिक्स रख रहे हैं, टेम्परेचर के बदलने से प्रेशर में कितना बदलाव आएगा, और अगर आपको बीटा और कापा पता हो तो आराम से उसका रेशियो निकाल के आप आराम से निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट रख के प्रेशर किस रेट से टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज होगा। तो ये भी एक हो गया। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी का। मुझे आशा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर लीजिए। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपके मन में रिगार्डिंग दिस टॉपिक, then please you can write that confusion in the comment section. I will try to explain and I will try to address your comment. Thank you for watching.